माइक्रो सर्विसेज की कंपोनेंट। इस वीडियो में हम लोग माइक्रो सर्विसेज के जितने भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें हमें जानना ही पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, ताकि कोई भी डाउट नहीं हो। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि सारे कंपोनेंट के बारे में हमें समझ में आ जाए कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करना होता है। तो सीधे हम लोग चलते हैं एजेंडा के ऊपर। तो इसमें क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन जो टेक्निकल टर्म है उसको भी हम लोग कवर करते जाएंगे साथ में। क्या होता है, फिर एपीआई गेटवे क्या होता है, स्केलिंग क्या होता है, लोड बैलेंसर क्या होता है, कब कहाँ यूज़ करना है। फिर डेटाबेस के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा डेटाबेस हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। और हम लोग ये भी सीखेंगे कि कौन कौन सा कम्युनिकेशन है, जैसे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, कहाँ पे कौन सा यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे सर्किट ब्रेकर, एक ये पैटर्न है उसका कहाँ पे यूज़ करना होता है। उसके बाद सर्विस डिस्कवरी, फिर हम लोग मॉनिटरिंग पे जाएंगे। तो ओवरऑल हम लोग इसमें सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो जिससे कि आइडिया मिल जाएगा हमें कहाँ पे कौन सा यूज़ करना होता है। तो इस चीज़ को, इसके सारे कंपोनेंट्स को समझाने के लिए हमने एक स्टोरी के तरह इसको समझाने का कोशिश किया है, कि ताकि जैसे जैसे वो स्टोरी आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारा कंपोनेंट उसमें ऐड होता जाएगा और हम लोग उस चीज़ को समझते जाएंगे। तो इसके सारे कंपोनेंट्स को समझाने के लिए हमने स्टोरी की तरह एक सिंक में समझेंगे कि कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखने पे ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग समझने के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में हमने समझा था, एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो वो हो जाता है हमारा माइक्रो सर्विसेज। तो ये जो है मोनोलिथिक एप्लीकेशन, इसका माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट करेंगे तो छोटे छोटे सर्विसेज में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे देखो, यूज़र सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, कार्ड सर्विस, पेमेंट सर्विस, डिलीवरी सर्विस, ये हो गया हमारा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। जब मोनोलिथिक एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन करके स्मॉल और इंडिपेंडेंट सर्विस में कन्वर्ट करते हैं, तो इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन पैटर्न बोलते हैं। ये इंश्योर करता है कि जो स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज है वो लूजली कपल होंगे, स्केलेबल होंगे एंड मैनेजेबल होंगे। तो यहाँ पर जो हमने एक मोनोलिथिक ई कॉमर्स वेबसाइट को ब्रेक डाउन किया है मल्टीपल इंडिपेंडेंट सर्विसेज में, तो उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और ये सारे सर्विस लूजली कपल्ड होंगे, कोई भी एक दूसरे से टाइटली डिपेंडेंट नहीं होगा, और एक एक सर्विस को मैनेज करना या फिर स्केल करना आसान हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे जो जितने सारे सर्विसेज हैं, ये सारे सर्विसेज अपने अपने काम को हैंडल करेगा। जैसे ये प्रोडक्ट सर्विस, ये प्रोडक्ट डिटेल्स एंड स्टॉक अवेलेबिलिटी को मैनेज करेगा। फिर आता है कार्ट सर्विस, हैंडल शॉपिंग कार्ट फॉर यूजर्स। तो ये क्या करता है, कार्ट सर्विसेज ट्रैक करेगा कि यूज़र क्या खरीदना चाह रहा है, एंड वो प्रोडक्ट सर्विस से कम्युनिकेट करेगा कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। फिर आता है पेमेंट सर्विस, प्रोसेस मनी ट्रांजैक्शन सिक्योरली। यूजर सेलेक्टेड आइटम को कार्ट से खरीदना चाहेगा तो पेमेंट सर्विस का काम स्टार्ट होगा। तो ये सर्विस मनी ट्रांजैक्शन को सिक्योरली हैंडल करेगा एंड ट्रांजैक्शन स्टेटस को, जो स्टेटस होगा उसको डिलीवरी सर्विस, अगर सक्सेस हो गया पेमेंट तो वो डिलीवरी सर्विस को फॉरवर्ड करेगा कि पेमेंट सक्सेस हो गया है, और डिलीवरी सर्विस फिर अपना काम स्टार्ट कर देगा। डिलीवरी सर्विस क्या करेगा, टेक केयर ऑफ शिपिंग ऑर्डर। तो ये सर्विसेज आइटम को शिप करने का काम करेगा, या फिर बोल सकते हो ये सर्विसेज आइटम को शिप करने में हेल्प करेगा। तो ई कॉमर्स में जनरली होता क्या है, यूजर आइटम को ब्राउज किया, कार्ट में ऐड किया, पे किया, और अब वो प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए रेडी हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि यूज़र इन सर्विसेज से कैसे एक्सेस कर पा रहा है, जबकि सारे सर्विसेज इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे एक आता है एपीआई गेटवे। तो एपीआई गेटवे क्या होता है फिर हम देखते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एक यूज़र है, यूज़र किस तरीके से कनेक्ट करेगा। यूज़र अगर प्रोडक्ट सर्विस से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो ये प्रोडक्ट सर्विस का एपीआई कॉल करना पड़ेगा, और फिर कार्ट से तो कार्ट का, फिर पेमेंट से पेमेंट, डिलीवरी से डिलीवरी। तो ये क्या होता है, ये वो चीज़ सही नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे कि एक एपीआई गेटवे बना देंगे, मीन्स सिंगल एंट्री पॉइंट। तो यूज़र जो है वो डायरेक्टली किसी भी सर्विसेज को कॉल नहीं कर सकता है। जब ये माइक्रो सर्विसेज बनाया जाता है तो किसी भी सर्विसेज का एड्रेस को एक्सपोज नहीं करना होता है। मान लो इसका एक
आईपी एड्रेस है उसको हम लोग एक्सटर्नल पब्लिक के लिए क्यों क्यों एक्सपोज करें? तो सिक्योरिटी रीजन के कारण हम लोग इसके किसी भी सर्विसेज के आईपी एड्रेस या फिर उसके जो एड्रेस हैं पोर्ट है उसको हम लोग एक्सपोज नहीं करते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड। वहाँ पे एक हम लोग गेट बना देते हैं जिसको एपीआई गेटवे बोलते हैं, और जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसी के थ्रू आएगा। डायरेक्ट हम लोग किसी सर्विस को उसके बीच में हम लोग नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे अब आया है हमारा एपीआई गेटवे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एपीआई गेटवे, अब जो भी रिक्वेस्ट आएगा एपीआई गेटवे में आया, और एपीआई गेटवे में कंडीशन रहता है जो कि वो यूज़र क्या कौन सा उसको सर्विस चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो रिक्वेस्ट उस सर्विस को फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे अगर एपीआई गेटवे को प्रोडक्ट, अगर यूज़र को प्रोडक्ट चाहिए तो एपीआई गेटवे को पता चल जाएगा कि इसको प्रोडक्ट चाहिए, तो ये जो रिक्वेस्ट है प्रोडक्ट सर्विस को भेज देगा। और अगर कार्ड सर्विस का चाहिए तो कार्ड का रिक्वेस्ट भेज देगा। तो एपीआई गेटवे जो होता है वो सिंगल एंट्री पॉइंट होता है, तो यहीं से सारा रिक्वेस्ट जाएगा और वापस आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूज़र को एक पब्लिक एपीआई दिया जाता है जिसके थ्रू वो वेब सर्विसेज को एक्सेस कर पाता है। वो जो एपीआई है वो एपीआई गेटवे का यूआरएल होता है जिसके थ्रू हम लोग सर्विस को एक्सेस कर पाते हैं। तो जब भी रिक्वेस्ट आएगा वो एपीआई गेटवे के थ्रू आएगा। तो यहाँ से जैसे मान लो myshop.com है तो यहाँ पे गया, और इन सर्विसेज का भी अपना अपना आईपी एड्रेस होगा। इस तरीके से हम लोग एग्जांपल के लिए लिख दिए हैं। तो इंडिविजुअली ये कॉल नहीं करके ये एक एपीआई कॉल करेगा, और स्लैश प्रोडक्ट रहेगा तो ये प्रोडक्ट में भेज देगा, और फिर कार्ट रहेगा तो कार्ट में भेज देगा। तो एपीआई गेटवे उस डिसीजन लेगा कि कहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड करना है। ठीक है, तो एपीआई गेटवे का कंसेप्ट समझ में आ गया है। मीन्स हमारे माइक्रो सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक एंट्री दिया गया है, उसी के थ्रू सारा जाएगा। तो यहाँ से मैनेज करना रिक्वेस्ट को आसान हो जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया एपीआई गेटवे का काम क्या है। अब चलते हैं आगे। तो इसको जब हम लोग एपीआई, एक छोटा सा एग्जांपल देख लो कि किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्प्रिंग क्लाउड गेटवे का यूज़ करके हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, राउट लोकेटर बिल्डर का यूज़ करते हैं। और जैसे यहाँ पे उस यूआरएल के पाथ में, मतलब ये एक एग्जांपल है, अगर प्रोडक्ट्स हुआ तो वो क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा प्रोडक्ट सर्विस को। अगर उसके पाथ में डिलीवरी हुआ तो वो डिलीवरी सर्विस को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा। कौन करेगा? ये एपीआई गेटवे। तो इस तरीके से ये सैंपल है, बीन बना करके हम लोग एपीआई गेटवे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये तो बन गया, बहुत बढ़िया। अब प्रॉब्लम क्या हो सकता है जब सेल के टाइम पे, व्हाट इफ मिलियंस ऑफ यूजर्स हिट ई कॉमर्स वेबसाइट ड्यूरिंग सेल। मान लो बिग बिलियन डे सेल चल रहा है, तो उस टाइम पे लाखों लोग एक साथ शॉपिंग करने के लिए आ जाए तो कैसे हम लोग हैंडल करेंगे? हमारा एप्लीकेशन क्रैश होने का चांस बढ़ जाएगा यदि उसका कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं हुआ तो ह्यूज ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा कि हम लोग कितना बढ़ा सकते हैं। जैसे सीपीयू हो गया, रैम का साइज हो गया, या इंस्टेंस हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो टेक्निकल टर्म में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्केलिंग बोलते हैं। स्केलिंग का मतलब होता है रिसोर्स को कम या ज़्यादा करना उसके ट्रैफिक लोड के अनुसार। तो अब देखो, स्केलिंग मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिसोर्सेज का क्या मतलब हो गया? सीपीयू और रैम टू हैंडल मोर और फ्यूअर यूजर। तो स्केल अप स्केल डाउन होता है। अगर हमें इंक्रीज करना है इंस्टेंस तो स्केल अप हो गया, अगर हमें डिक्रीज करना है इंस्टेंस तो स्केल डाउन हो गया। ठीक है, तो स्केल मतलब होता है कि अगर या तो हम इंक्रीज कर सकते हैं सीपीयू रैम को, या फिर हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं उसके सीपीयू रैम के साइज को। ये कितने तरीके के होते हैं स्केलिंग? स्केलिंग जो होता है दो तरीके के होते हैं। जैसे एक वर्टिकल स्केलिंग हो गया, दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक सर्विसेज है, उसमें हमने कॉन्फ़िगर किया है कि वो यूज़ करेगा, मान लो कोई कुछ भी प्रोडक्ट सर्विस ही ले लो या कोई भी ले लो, उसमें हमने रिसोर्स सेट किया है 4 CPU एंड 8 GB रैम। अब जब ज़्यादा लोड आएगा, मान लो बहुत सारा लोड आया, तो ये काफ़ी नहीं है हमारा। ठीक है, तो ये मान लो हैंडल कर पा रहा है 300-400 यूज़र को। अब 1000 यूज़र आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके कैपेसिटी को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वर्टिकली कर सकते हैं या हॉरिजेंटली। तो ये वर्टिकली क्या होता है? वर्टिकली मीन्स ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग सिर्फ उसका साइज इंक्रीज कर देंगे। मीन्स 4 CPU की जगह 16 CPU लिख देंगे तो अपने रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर 8 GB रैम हुआ तो हम लोग 64 GB बढ़ा देंगे। मान लो हम लोग लैपटॉप या कोई भी सिस्टम है, उसमें अगर अभी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से 8 GB है, हमें कुछ ज़्यादा प्रोग्रामिंग करना हो या कुछ गेम खेलना हो उस पर, तो वो अगर सफिशिएंट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके रैम को हम लोग इंक्रीज करवा देते हैं।
तो 16 GB या 64 GB उस तरह से। तो वो हमारा हो गया वर्टिकल स्केलिंग। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि ये जो जैसे एक सर्विसेज है, 4 CPU है, 4 CPU कोर है और 8 GB रैम है। तो इसको जब हम लोग वर्टिकल स्केलिंग करेंगे, हमें 16 अगर करना है तो हमको इसमें नहीं इंक्रीज करके हम क्या करेंगे, इसके कई सारे क्लोन बना लेंगे। ये जो हमारा सर्वर है इसका सेम क्लोन मल्टीपल इंस्टेंस बना लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो गया हमारा, जैसे सेम ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, उसके कई सारे हो गए। तो 4 CPU 8 GB रैम हो गया, यहाँ पे भी 4 CPU कोर 8 GB रैम। इस तरीके से सेमी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसको बोल सकते हैं सेमी रिसोर्सेस है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में जो सर्विसेज के सर्वर पर रन हो रहा है, सेमी सर्विसेज का मल्टीपल सर्विसेज बना लेते हैं। वो पूरा का पूरा एक सर्वर, ये पूरा का पूरा एक सर्वर इंस्टेंस का कॉपी होता है। उसका जो भी रिसोर्स होगा वो सेम ही वैल्यू होगा सभी इंस्टेंस में। यहाँ जितना है यहाँ पे भी सेम ही है। अब मान लो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट सर्विस है, प्रोडक्ट सर्विस को हमें स्केल अप करना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल, मान लो इस पे बहुत सारे लोड आ गए, तो इसको वर्टिकली स्केल के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली स्केल करेंगे। तो ये क्या करेंगे, मल्टीपल इंस्टेंस में इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे यूज़र है, अब ये रिक्वेस्ट सेंड किया, कैसे करेगा, एपीआई गेटवे के थ्रू। अब एपीआई गेटवे जो है, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट, मान लो ये चेक किया कि कंडीशन में हाँ प्रोडक्ट यूआरएल में है, तो ये प्रोडक्ट सर्विस को भेजेगा। लेकिन ये क्या देख रहा है, यहाँ पे तो 4 प्रोडक्ट सर्विस है, तो ये किसको फॉरवर्ड करेगा रिक्वेस्ट। ये तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे कई सारे हैं। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट आता है, एक लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर जो होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है रिक्वेस्ट को। जैसे जो भी इसमें लोड आया, तो जो रिक्वेस्ट आएगा एपीआई गेटवे से, तो वो कैसे जाएगा, लोड बैलेंसर का काम है रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आया, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। प्रोडक्ट कुछ इसमें दे देगा, कुछ इसमें दे देगा, कुछ इस प्रोडक्ट में दे देगा, कुछ इस प्रोडक्ट में दे देगा। तो जैसे ये किस आधार पे देगा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जनरली जैसे हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जितने सारे रिक्वेस्ट आए तो इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 1000 रिक्वेस्ट आ गया हम प्रोडक्ट सर्विस के लिए, तो ये क्या करेगा, लोड बैलेंसर 250 जो रिक्वेस्ट है यहाँ सेंड कर देगा, और कुछ 250 रिक्वेस्ट यहाँ सेंड कर देगा, कुछ 250 यहाँ पे, फिर 250 रेस्ट जो है यहाँ पे सेंड कर देगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे, जो भी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये चीज़ सही हो गया। तो एपीआई से रिक्वेस्ट आया लोड बैलेंसर में, लोड बैलेंसर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोडक्ट सर्विस में। तो यहाँ तक समझ में आ गया हमें, क्या क्या समझ में आ गया, एपीआई गेटवे क्यों यूज होता है और कहाँ पे करना होता है, और लोड बैलेंसर क्यों यूज कर। तो क्लियर हो गया इससे। फिर नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग रिक्वायर्स से लोड बैलेंसर टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक प्रॉपरली। तो ये चीज़ समझ में आ गया है, वही जो हम लोग बोले वही लिखा हुआ है। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस है, कार्ड सर्विस है, पेमेंट सर्विस है, डिलीवरी सर्विस है, ई कॉमर्स का ही एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके सर्विसेज है। अब क्या हुआ, मान लो बिग बिलियन डे पे बहुत सारे रिक्वेस्ट हिट होने वाले हैं। तो इस एप्लीकेशन ओनर को पता चला कि हमें जो है बहुत सारे हिट होंगे। उसने क्या किया, उसने बोला कि हमें डेवलपर को हमें इस सारे इंस्टेंस का हॉरिजॉन्टल स्केल करना है। तो हॉरिजॉन्टल स्केल मींस मल्टीपल इंस्टेंसेस इसके बना दिए। प्रोडक्ट सर्विस के 3 रेप्लिका बना दिया, कार्ड सर्विसेज का भी 3 रेप्लिका। हाँ, रेप्लिका जो हम लोग बोल रहे हैं वो सेम ही चीज़ है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। अगर रेप्लिका 3 रेप्लिका हो गया या फिर 3 नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हो गए, तो वही चीज़ हुआ। इंस्टेंसेस मतलब जो हमारा सर्वर है उसी का हम लोग कॉपी बना रहे हैं। कि एक प्रोडक्ट सर्विस है, उसका सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो सेम बिहेवियर करेगा। लोड आएगा जो ये रिटर्न करेगा, और वो ये भी रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, ताकि एक सर्विस पे ज़्यादा लोड नहीं आए। ये तो हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर लिया सारे सर्विसेज का। तो जनरली जिस पे ज़्यादा लोड होता है उसी का करना होता है हमें। लेकिन अभी समझाने के लिए हम क्या किए कि सारे सर्विसेज का हमने इक्वली ये इंस्टेंस बना लिया। अब एपीआई गेटवे है, दूसरा आता है हमारा लोड बैलेंसर। ये एक लोड बैलेंसर लगाया जाए तो वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का रीजन बनेगा। क्यों? क्योंकि मान लो ह्यूज सेल के टाइम पे ह्यूज रिक्वेस्ट आया, बहुत सारे लोग एक साथ
ब्राउज़र पे आए और वो रिक्वेस्ट हिट किए, और सब मान लो प्रोडक्ट सर्विस पे जा रहा है, वो उसको लिस्ट आइटम चेक करना है, ब्राउज करना है, तो वो सारे रिक्वेस्ट सेंड किया एपीआई गेटवे को, एपीआई गेटवे लोड बैलेंसर को सेंड किया। अब लोड बैलेंसर मान लो एक है, किसी कारणवश अगर लोड बैलेंसर क्रैश कर गया तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, और एपीआई गेटवे जो है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोड बैलेंसर को सारा रिक्वेस्ट भेज रहा है, लोड बैलेंसर डाउन है, फिर इसको समझ में नहीं आएगा कि प्रोडक्ट हमारा जो है रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, तो यूज़र को यूज़र जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा किसी भी सर्विसेज को। हमारा देखो सर्विसेज रनिंग है ऑलरेडी, सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लोड बैलेंसर के कारण पूरा जो है यूज़र को सर्विसेज हमारा डाउन दिखेगा। तो इस चीज़ को सेफली हम लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं, हम लोग जितने सारे सर्विसेज हैं उसके लिए अलग अलग हम लोग लोड बैलेंसर बना सकते हैं। तो मल्टीपल लोड बैलेंसर बना सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट सर्विस के लिए, कार्ट कार्ट सर्विस के लिए, पेमेंट पेमेंट सर्विस के लिए, और डिलीवरी जो है वो डिलीवरी सर्विस के लिए। इस तरीके से लोड बैलेंसर बना दिया, सब में कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे मान लो प्रोडक्ट में आया तो वो प्रोडक्ट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जो भी रिक्वेस्ट कार्ट में आया कार्ट सर्विसेज में सारे में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इस तरीके से वो हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल लोड बैलेंसर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ से देखो एपीआई गेटवे से रिक्वेस्ट आया, ये रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उस लोड बैलेंसर को सेलेक्ट कर लिया, और लोड बैलेंसर जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया है। अब एक चीज़ आता है, यहाँ तक जब हमने कंप्लीट कर लिया है लोड बैलेंसर, मल्टीपल लोड बैलेंसर हो सकता है, लेकिन एक चीज़ दिमाग में आता है कि वेयर डू दे स्टोर ऑल द सर्विसेज इन्फॉर्मेशन लाइक प्रोडक्ट डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स एंड डिलीवरी स्टेटस। तो जितने सारे भी हम लोग डेटा वेबसाइट पे देखते हैं, चाहे प्रोडक्ट डिटेल्स हो या फिर कार्ट इन्फॉर्मेशन हो या फिर पेमेंट स्टेटस, डिलीवरी स्टेटस, वो सारा चीज़ कहाँ पे स्टोर होता है, तो उसका यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस का यूज़ करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ई कॉमर्स जैसे वेबसाइट के लिए डेटाबेस कैसे यूज़ करेंगे, क्या हम लोग एक ही डेटाबेस में सब कुछ स्टोर करके रखेंगे या फिर सर्विसेज के अलग अलग डेटाबेस रखेंगे। हम लोग माइक्रो सर्विसेज बना रहे हैं तो इसमें सारे सर्विसेज का डेटाबेस भी अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका डेटाबेस भी अलग अलग ही होगा। अब सर्विसेज के अकॉर्डिंग हम लोग डेटाबेस का सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे, तो जैसे ये हमारा एक हो गया एपीआई गेटवे, प्रोडक्ट, कार्ड सर्विस, पेमेंट सर्विस, डिलीवरी स्टेट्स, डिलीवरी सर्विस हो गया, इस तरीके से है हमारा ये माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट, अब हमारा जो प्रोडक्ट सर्विस है वो कहाँ पे स्टोर होगा, उसको हम लोग कर देते हैं कहाँ पे, माई सिक्वल में मान लो हम लोग कर रहे हैं। हाँ, कार्ड सर्विस जो है उसको हम लोग रेडिस में यूज़ कर रहे हैं। अभी पूरा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, जब ये वीडियो आता जाएगा तो उसमें हम लोग सारा चीज़ को एक एक करके कवर करते जाएंगे। तो अभी जो है वो हम लोग सारे कंपोनेंट्स को समझ रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सा हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है कि हमें कार्ड सर्विस के लिए रेडिस यूज़ करना है, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें करना होता है। उसके लिए टीम बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमें चेक करना होता है, फिर जाके हम लोग डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं। वो डिपेंड्स ऑन द टीम साइज़ एंड बजट, वो सब देख करके सब लोग टीम लोग डिस्कस करके वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, पेमेंट सर्विस के लिए मान लो पोस्ट ग्रे एसक्यूएल कर रहे हैं, डिलीवरी सर्विस हो गया, डिलीवरी सर्विस के लिए हम लोग मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखो, एक ज़रूरी नहीं कि सेमी टाइप का डेटाबेस यूज़ करना होता है, हम लोग अलग अलग भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं हर सर्विसेज के लिए। तो माइक्रो सर्विसेज का वही बेनिफिट है कि वो किसी चीज़ पे टाइटली डिपेंडेंट नहीं होता है, अलग अलग सर्विसेज अलग अलग तरीके से अपना काम करता है इंडिपेंडेंटली। और इस चीज़ को जब हम लोग माइक्रो सर्विसेज के इसी कोर्स में जब हम लोग डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे सीखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से सारा डिटेल्स कवर कर देंगे कि रेडिस अगर करना हो तो क्यों करना है, रेडिस कब करना होता है, या फिर जो भी डेटाबेस हम लोग यूज़ करेंगे तो वो कब करना होता है, क्यों करना होता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन के टॉपिक पे कि ये तो चलो, ये तो इंटरनली हो गया कि सब प्रोडक्ट का अपना अपना डेटाबेस है, लेकिन इंटरनली ये सब जो है ये सारे कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ये हो गया प्रोडक्ट सर्विस हो गया, कार्ड सर्विस हो गया, फिर कार्ड से पेमेंट, पेमेंट से कार्ड, फिर पेमेंट सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज, इस तरीके से वो कैसे कम्युनिकेट करता है आपस में। तो कम्युनिकेशन आ गया कि इंटरनली जो जितने सारे सर्विसेज है एक दूसरे से किस तरीके से बात करते हैं मीन्स हो गया कि इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करते हैं एक दूसरे के बीच में। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट सर्विस है, प्रोडक्ट सर्विस क्या हुआ, जितने भी आइटम है वहाँ पे लिस्टेड वो सारे शो कर देते हैं। फिर कार्ट सर्विस यूज़र कार्ट में ऐड कर देता है, तो यूज़र जब कार्ट में ऐड कर देता है तो यहाँ पे क्या करता है, ये एक एपीआई कॉल करता है प्रोडक्ट सर्विस में और चेक करता है कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, तभी वो कार्ड में ऐड करेगा। ठीक है,
तो यूज़र आया प्रोडक्ट सर्विस से कार्ट पे गया, कार्ट से फिर क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट सर्विस में चेक किया और फिर जब ये रिस्पॉन्स आ गया कि हाँ अवेलेबल है, तो वो क्या हुआ कि फिर से कार्ट सर्विस में ऐड हो गया। अब कार्ट सर्विस में ऐड होने से पहले ये प्रोडक्ट सर्विस चेक कर लिया, कार्ट सर्विस में ऐड हो गया। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से होता है कार्ट सर्विस से। अब कार्ट सर्विस से फिर पेमेंट पे चला गया, पेमेंट करने के बाद क्या करता है, जैसे पेमेंट डन हो जाएगा तो ये क्या बोलेगा कार्ट सर्विस से वो आइटम रिमूव कर देने, क्योंकि कार्ट एम्प्टी हो गया है, प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरी के लिए रेडी हो गया। तो ये स्टेटस यहाँ पे भी बता देगा कि डिलीवरी सर्विस के लिए कि पेमेंट डन है, अब डिलीवरी स्टार्ट कर दो। तो ये क्या करेगा, डिलीवरी जो है वो स्टार्ट कर देगा और उसको एक्नॉलेज कर देगा फिर, और डिलीवरी सर्विस जो है उस आइटम के बारे में डेटा सेंड करेगा कि ये जो है सर्विस सेल हो चुका है, तो यहाँ पे वो इन्वेंट्री अपडेट कर ले। तो प्रोडक्ट सर्विस जो है वो अपना इन्वेंट्री जो है खुद का अपडेट कर लेगा कि अगर 100 है, एक सेल हो गया है, तो 100 में से अब 99 प्रोडक्ट बचा है। तो इस तरीके से होता है, सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट करने के यहाँ पे दो तरीके होते हैं, जैसे एक होता है सिंक्रोनस और दूसरा होता है एसिंक्रोनस। तो अब देखो सिंक्रोनस जो होता है, सिंक्रोनस का मतलब हुआ कि सिंक्रोनस में हम लोग एक 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 रिक्वेस्ट का कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। मान लो प्रोडक्ट सर्विस से गया कार्ट में ऐड होने से पहले वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा प्रोडक्ट सर्विस को, प्रोडक्ट सर्विस को बोलेगा, चेक करेगा कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो तब तक वो वेट करेगा और जैसे ही उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा तब वो जाकर के कार्ट में ऐड होगा प्रोडक्ट। फिर मतलब एक रिक्वेस्ट जो है दूसरा रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने का वेट कर रहा है, समझ रहे हो। तो उसी को हम लोग सिंक्रोनस बोलते हैं कि एक के बाद एक फिनिश हुआ, दूसरा स्टार्ट होगा, फिर दूसरा फिनिश होगा और तीसरा स्टार्ट होगा, तो वो सिंक्रोनस हो गया। और एसिंक्रोनस क्या होता है, हमें वेट उसमें करना नहीं होता है। जैसे हम लोग कुछ भी रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट वेट नहीं करता है कंप्लीट होने का। जैसे हम लोग कुछ भी रिक्वेस्ट सेंड किया, मान लो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, डिलीवरी सर्विसेज में सेंड कर दिए, तो यूज़र अब वेट नहीं करेगा, वहाँ पे पेमेंट कन्फर्मेशन हो जाएगा और डिलीवरी सर्विस जो है वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा कि थोड़ा देर के बाद प्रोसेस होगा और यूज़र को नोटिफिकेशन सेंड कर देगा कि वो जो है आइटम इन प्रोग्रेस हो गया है, मीन्स आइटम जो है डिलीवरी के लिए रेडी है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है, सिंक्रोनस हो गया ब्लॉकिंग, जैसे हम लोग जान के कि ये एक एक करके एक के बाद एक कॉल होता है, और एसिंक्रोनस हो गया नॉन ब्लॉकिंग, इस ये किसी को ब्लॉक नहीं करता है, ये कोई भी रिक्वेस्ट को ब्लॉक नहीं करता है, वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, उससे उसको मतलब नहीं है। व्हेन इमीडिएट रिस्पॉन्स इज नीडेड, तो जब हमें इस रिस्पॉन्स इमीडिएट नीडेड होता है तो हम लोग सिंक्रोनस का यूज़ करते हैं। ए यूज़र एड्स ए प्रोडक्ट टू द कार्ट एंड प्लेस्ड एन ऑर्डर। ठीक है, इच स्टेप वेट फॉर प्रीवियस स्टेप टू फिनिश बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ तक समझ में आ गया। एक यूज़र जो है वो कार्ट में कुछ भी आइटम ऐड किया एंड प्लेस ऑर्डर प्लेस किया, तो जितने सारे इसमें स्टेप्स हो रहे हैं, तो पहले कार्ट में गया, कार्ट में जाने के बाद फिर वो पेमेंट में जाएगा। ऐसा नहीं कि कार्ट और पेमेंट में एक साथ चला गया, तो स्टेप बाय स्टेप उसमें हो रहा है, पहले एक फिनिश हुआ उसके बाद दूसरा, तो दूसरा स्टेप में जाने से पहले पहला जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी दूसरा स्टेप में जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे यूज़र जो है ऐड ए प्रोडक्ट टू द कार्ट, अब सिस्टम वेट अंटिल द पेमेंट इज प्रोसेस, सिस्टम वेट अंटिल इन्वेंट्री इज अपडेटेड। तो ये दोनों चीज का वेट कर रहा है। ओनली आफ्टर ऑल द स्टेप्स आर कंप्लीटेड द ऑर्डर इज कंफर्म्ड। तो यहाँ पे इन्वेंट्री भी अपडेट हो गया, पेमेंट भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से वेट करने के बाद ये हमारा कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लोग कम्युनिकेशन के लिए, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, रेस्ट एपीआई हो गया, जीआरपीसी हो गया। रेस्ट एपीआई तो हमने ऑलरेडी स्प्रिंग बूट के कोर्स में सीख लिया था, लेकिन जीआरपीसी जो है, जीआरपीसी जब इसका कम्युनिकेशन का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग अच्छे से समझाएंगे। अब एसिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस जो होता है वो नॉन ब्लॉकिंग होता है। व्हेन प्रोसेस कैन हैपन इन बैकग्राउंड, तो ये इसका प्रोसेस जो है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो ये किसी को होल्ड नहीं रखता है, किसी रिक्वेस्ट को वेटिंग नहीं कराता है। अब डिलीवरी ट्रैकिंग स्टेटस हो गया, नोटिफिकेशन हो गया। यूज़र क्यों वेट करेगा नोटिफिकेशन का, तो उस तो खुद ही आ जाएगा, जब भी हमारा सर्वर रेडी होगा नोटिफिकेशन भेजने के लिए वो खुद आ जाएगा यूज़र को नोटिफिकेशन से। उतना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यूज़र के लिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग वो वेट नहीं करेगा, सर्विस प्रोसेस रिक्वेस्ट इन बैकग्राउंड एंड नोटिफाई, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिर नोटिफाई कर देगा। ये कैसे काम करता है, जैसे यूज़र प्लेस्ड एन ऑर्डर, कार्ड सर्विसेज सेंड इवेंट टू पेमेंट एंड इन्वेंट्री सर्विसेज साइमल्टेनियसली। जब भी यूज़र जो होता है लास्ट स्टेज में, जैसे वो ऑर्डर प्लेस करता है, तो कार्ड सर्विसेज क्या होता है, पैरेलली वो एक इवेंट सेंड करता है पेमेंट को। पेमेंट के बाद वो इन्वेंट्री सर्विस को भी बोलता है कि
इन्वेंट्री को अपडेट करने, साथ में ही भी पेमेंट को, एंड पेमेंट एंड इन्वेंट्री वर्क इन पैरेलल। तो दोनों एक साथ काम कर सकता है। वंस बोथ कंप्लीटेड, तो जैसे दोनों कंप्लीट हो जाएगा, एंड इवेंट ट्रिगर ऑर्डर कन्फर्मेशन, तो वहाँ पे ऑर्डर वो कंफर्म हो जाता है, पेमेंट डन हो गया, इन्वेंट्री अपडेट हो गया, ऑर्डर डन हो गया। यूजर डजंट हैव टू वेट फॉर ऑल द स्टेप्स टू कंप्लीट। तो यहाँ पे यूजर को वेट करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं होता है कि सारा कंप्लीट हो जाएगा तभी कुछ प्रोसेस होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया है। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस में हम लोग रेस्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हैं, और एसिंक्रोनस में हम लोग क्या करते हैं, मैसेजिंग क्यू, जैसे काफका हो गया, रैबिट एम क्यू हो गया, एसक्यूएस हो गया। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया है कम्युनिकेशन के बारे में। तो काफका हो गया, रैबिट एम क्यू हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एक मान लो पेमेंट सर्विसेज है, डिलीवरी सर्विसेज है। तो पेमेंट सर्विसेज से डिलीवरी सर्विसेज में जो रिक्वेस्ट जाएगा, तो वो किस तरीके से हम लोग काफका का यूज़ करके भेज सकते हैं। काफका में गया, और तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये पेमेंट सर्विसेज जो है, कई सारे यूजर्स हैं, ऑर्डर कर रहे हैं अपना आइटम, ऑर्डर करते जा रहा है, वो सारा रिक्वेस्ट जो है काफका को देते जा रहा है, काफका को देते जा रहा है, क्योंकि ये पेमेंट डन हुआ, काफका को भेजा, पेमेंट डन हुआ, काफका को भेजा। जैसे डन हो जाएगा तो ये इसको भेजेगा, तो यूज़र के लिए अब वो मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डिलीवरी स्टेटस जो है वो अगर 1 घंटे के बाद में भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ये जो हमारा सर्विस है ये फ्री होगा, तो यहाँ से काफका से वो पिक करेगा और उसको प्रोसेस कर देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारा सेल चल रहा हो और बहुत सारा रश हो हमारे सर्वर, हमारे सर्विसेज पे, मान लो रश हो, बहुत ट्रैफिक आ गया हो हमारे एप्लीकेशन पे, और किसी भी एक पर्टिकुलर सर्विस पे बहुत सारे ट्रैफिक आ गए हो, कुछ भी एक सर्विस फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इफ़ डिलीवरी सर्विस फेल ड्यूरिंग रश। अब एक सिनेरियो लेते हैं, जब हॉलीडे सेल पे बहुत सारे यूजर्स एक साथ शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे कुछ सर्विसेज जो हो सकता है रेस्पॉन्स करने में लेट कर रहा हो, या फिर रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा हो। उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि पूरा का पूरा सर्विस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। इसी को हम लोग कैस्केडिंग फेलियर बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सर्किट ब्रेकर पैटर्न। तो एक कंपोनेंट के कारण क्या होता है कि हमारा जो पूरा, एक सर्विसेज के कारण क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा सर्विसेज जो है वो स्लो हो सकता है। तो यहाँ पे आता है हमारा सर्किट ब्रेकर पैटर्न। तो सर्किट ब्रेकर पैटर्न जो होता है, इसको हम लोग सेफ्टी स्विच बोलते हैं। तो सेफ्टी स्विच से हम लोग समझ सकते हैं, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक होता है, तो वहाँ पे भी हमें, हमारे पास सेफ्टी स्विच होता है। जब कभी भी कुछ भी सर्किट ब्रेक होता है, मीन्स शॉर्ट सर्किट होता है, जब भी कुछ भी सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो क्या होता है, सेफ्टी स्विच हमें सेफ रखता है। ठीक है, उसी तरीके से एप्लीकेशन में भी, अगर मान लो कुछ भी एप्लीकेशन चल रहा हो, तो वहाँ पे अगर कोई भी एक सर्विसेज स्लो है, या फिर कुछ भी ओवरलोड के कारण, या बहुत सारे रिक्वेस्ट हिट हो गए हैं, वो उसको टाइम लग रहा है प्रोसेस करने के कारण स्लो हो गया है, तो वो क्या करेगा, जैसे इस कुछ भी सिंक्रोनस में कॉल हो रहा है, रेस्ट एपीआई हम लोग सेंड किए हैं, रेस्ट एपीआई मान लो सेंड किए हुए हैं, और वेट कर रहे हैं। इस तरीके से कई सारे यूज़र्स जो है वो कई सारा रिक्वेस्ट आया है, सब सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो हमारा इससे क्या हुआ कि मान लो पेमेंट सर्विसेज से डिलीवरी सर्विस में गया है एपीआई कॉल, और पेमेंट सर्विसेज से इतने सारे गए हैं कि उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे भी पेमेंट सर्विसेज में भी लोड पड़ा। फिर कार्ड सर्विसेज भी उस तरीके से स्लो डाउन होता जाएगा। फिर हमारा धीरे धीरे जो है ये क्या है, प्रोडक्ट सर्विस जो है वो भी हमारा स्लो हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट अगर स्लो होता है तो सारे को स्लो कर देता है। तो इसको, इसके सेफ्टी के लिए यहाँ पे क्या होता है, सर्किट ब्रेकर पैटर्न का यूज़ करना होता है। तो सर्किट ब्रेकर पैटर्न क्या करता है, वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, ताकि रिक्वेस्ट जैसे आए, वहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि हाँ, एक बार ट्राई हुआ, 2 बार ट्राई हुआ, तो 5 टाइम ट्राई हुआ, नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, सर्किट ब्रेक कर देंगे। मीन्स वहाँ पे फेल उसको दिखा देंगे कि ये जो है रीचेबल नहीं है, और वो उसको वेट करने नहीं बोलेंगे कि ये सर्विसेज जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो वहाँ से कुछ हम लोग मैसेज रिटर्न कर देंगे, तो वो रिटर्न हो जाएगा कि अभी जो है ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हम सबको, सारे सर्विसेज को स्लो डाउन होने से बचा सकते हैं। यहाँ से समझ लो, सिंक्रोनस कॉल में होता है ज़्यादातर, ये सिंक्रोनस कॉल में ही होता है। तो इफ पेमेंट सर्विसेज इज स्लो और डाउन, देन कार्ड सर्विसेज कीप्स वेटिंग। ठीक है, दिस लीड्स ए हाई लेटेंसी मेकिंग द एंटायर चेकआउट स्लो। तो उसको जो एपीआई रिस्पॉन्स होने में बहुत सारा टाइम लगेगा, और इससे क्या होगा कि इसके जितने भी सर्विसेज हैं, जहाँ जहाँ से भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं, वो सारा धीरे स्लो होता चला जाएगा। तो एंटायर एप्लीकेशन जो है वो स्लो कर देगा। वो ऑल द सर्विसेज में बिकम ओवरलोडेड ड्यू टू पेंडिंग रिक्वेस्ट। ठीक है,
अब सॉल्यूशन जो है इसका सर्किट ब्रेकर है। ये इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसमें इफ पेमेंट सर्विसेज फेल्स मल्टीपल टाइम्स द सर्किट ब्रेकर ओपन्स। तो ओपन्स मीन्स हो गया कि वो सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया। अब उसमें वो रिक्वेस्ट पास नहीं होगा, रिक्वेस्ट आएगा और वो रिटर्न हो जाएगा कि डाउन है वो पर्टिकुलर सर्विस। नाउ रिक्वेस्ट आर रिजेक्टेड इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ वेटिंग। तो सर्किट ओपन हो गया तो वो क्या करेगा, रिजेक्ट हो जाएगा तुरंत, वेट नहीं करेगा। और आफ्टर सम टाइम ट्राई अगेन। तो उसमें लॉजिक होता है ट्राई अगेन। इसमें क्या होता है, जो सर्किट ब्रेकर में होता है स्टेट जो होता है इसका, तीन स्टेट होता है, एक ओपन होता है, क्लोज होता है और हाफ ओपन होता है। तो कुछ समय बाद ये फिर से ट्राई करता है, हाफ ओपन बोलते हैं, कुछ रिक्वेस्ट भेज करके कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। अगर वो आएगा, कुछ भी रिस्पॉन्स आ गया, देखा सही से आ रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, सर्किट क्लोज कर देगा। इफ द सर्विसेज रिकवर नॉर्मल ऑपरेशन रिज्यूम्स। ठीक है, तो जैसे ही देखेगा कि हाफ ओपन करके वो चेक करेगा कि अगर आ रहा है वहाँ से एपीआई रिस्पॉन्स कर रहा है प्रॉपरली, तो वो रिकवर हो जाएगा और नॉर्मल ऑपरेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिकवर मीन्स सर्विस जो है वो ब्रेक, सर्किट ब्रेकर जो है वो क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, और फिर कंटिन्यू हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन। इस तरह के इशू होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर से हम लोग एंटायर एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं। टू इम्प्लीमेंट द स्प्रिंग वी कैन यूज, हाँ, इस चीज़ को सर्किट ब्रेकर को यूज़ करने के लिए हमारे पास स्प्रिंग में है अवेलेबल, क्या है वो, स्प्रिंग क्लाउड हिस्ट्रिक्स। इसका यूज़ करके हम लोग सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग डिलीवरी सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज कुड नॉट फाइंड डिलीवरी सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ, अब मान लो कि कई सारे इंस्टेंसेज है, मान लो कई सारे इंस्टेंस हैं और हमने हॉरिजॉन्टल स्केल किया हुआ है। अब मान लो सर्विसेज को स्केल अप स्केल डाउन किया है, तो उसका जब भी स्केल डाउन अप करेंगे तो उसमें क्या होगा कि इसका आईपी एड्रेस जो है क्लाउड में वो हमारा चेंज हो जाएगा। एपीआई गेटवे के पास तो मान हार्ड कोडेड वैल्यू है, उसके पास आईपी एड्रेस है और सारा कुछ है कि वो उस पर्टिकुलर सर्विस को कॉल करेगा। अब उसका रीस्टार्ट होने के बाद इसका अगर चेंज हो जाता है आईपी एड्रेस, एपीआई गेटवे क्या होगा कि रिक्वेस्ट ही नहीं सेंड कर पाएगा, उसको सर्विस मिलेगा ही नहीं। इस तरह के फेल्योर से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें यूज करना होता है सर्विस डिस्कवरी। इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सर्विसेज को डिस्कवर करता है। तो सर्विस डिस्कवरी, इसका यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इच सर्विसेज रजिस्टर इटसेल्फ विथ ए सर्विस रजिस्ट्री। तो इसका एग्जांपल है, जैसे हम लोग यूरेका का नाम सुने हुए, जू कीपर का नाम सुने हुए हैं, ये सारे एग्जांपल है सर्विस रजिस्ट्री के। तो इसके हेल्प से हम लोग इस सर्विसेज को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा आता है व्हेन ए सर्विस नीड अनदर सर्विस इट क्वेरी ए रजिस्ट्री फॉर अवेलेबल स्टेटस। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, एक क्वेरी जो है अवेलेबल इंस्टेंस जो है उसका वो रजिस्ट्री करता है। सर्विस डिस्कवरी क्या हुआ कि जैसे ही स्टार्ट होगा तो वो उसके नए वाले जो भी आएगा उसका इंस्टेंस का एड्रेस, उसको वो रजिस्ट्री कर लेगा। ठीक है, तो एपीआई गेटवे के पास अब हमारे पास जो है वो जो हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं रहेगा, हमारे पास डायनेमिकली वैल्यू आएगा। वो कहाँ से आएगा, सर्विस डिस्कवरी। सर्विस डिस्कवरी सर्विसेज का लोकेशन फाइंड करके एपीआई गेटवे को डायनेमिकली दे देगा। ठीक है, जो भी सर्विसेज है वो सर्विस डिस्कवरी के साथ रजिस्टर करते रहता है। जैसे ही स्टार्ट हुआ, अगर कुछ भी चेंज हुआ तो वो ऑलरेडी रजिस्टर है सर्विस डिस्कवरी के साथ, तो उसको उसका लोकेशन वो पता है सर्विस डिस्कवरी को। तो सर्विस डिस्कवरी क्या करता है, वो आसानी से उसके डिटेल्स को फाइंड कर लेता है और एपीआई गेटवे को बता देता है कि प्रोडक्ट का ये, प्रोडक्ट सर्विस का ये एड्रेस है, कार्ट का ये एड्रेस है, जो भी है नया एड्रेस अपडेट हुआ है वो एपीआई गेटवे को मिल जाता है। अब देखो, अब एपीआई गेटवे एंड सर्विस डिस्कवरी किस तरीके से दोनों काम करता है। एपीआई गेटवे प्रोवाइड्स ए सिंगल एंट्री पॉइंट फॉर क्लाइंट बट डजंट ट्रैक लाइव इंस्टेंसेस। ठीक है, सर्विस डिस्कवरी क्या करता है, हेल्प करता है एपीआई गेटवे को, जो लेटेस्ट सर्विस इंस्टेंस है डायनेमिकली वो एपीआई गेटवे को बताता है। वो टुगेदर दे इंश्योर लोड बैलेंसिंग। ये दोनों मिल के सही तरीके से क्या कर लेता है, लोड बैलेंसिंग, स्केलिंग और जो फॉल्ट टॉलरेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। सर्विस डिस्कवरी का हम लोग ने बेसिक समझ लिया कि काम क्या होता है। और जैसे जैसे हम लोग सर्विस डिस्कवरी का टॉपिक जब हम लोग कवर करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल से उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। फिर हाउ डू वी मॉनिटर ऑल दिस, मेन जो हमारा कंपोनेंट है वो कवर हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि मॉनिटर किस तरीके से करते हैं। मॉनिटर करने के लिए बहुत ही आसान है। एक ऑब्जर्वेबिलिटी होता है जो कि जहाँ पे हम लोग लॉग्स देख सकते हैं, मैट्रिक्स, ट्रेसिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग सब कुछ कर सकते हैं। अ, और इस जो टूल्स है उसका स्प्रिंग बूट एक्चुएटर के थ्रू हम लोग एप्लीकेशन का हेल्थ चेक कर सकते हैं। फिर ग्राफाना हो गया, प्रोमेथस हो गया फॉर मैट्रिक्स, अगर कुछ मैट्रिक्स ग्राफ फॉर्म में हमें देखना है अपना सर्विस का स्टेटस, तो
अपना एप्लीकेशन का स्टेटस, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। चैपकिन हो गया ट्रेस करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तो ऑब्जर्वेबिलिटी का यूज़ करके हम लोग मॉनिटरिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है माइक्रो सर्विसेज के अंदर। तो जब हम लोग अब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ समझने में आसान हो जाएगा कि हम लोग एपीआई गेटवे क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम लोग लोड बैलेंसर क्यों यूज़ कर रहे हैं, जो सर्किट ब्रेकर पैटर्न है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, सर्विस डिस्कवरी क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट के माइक्रो सर्विसेज का वीडियो। उम्मीद है ये आपको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा, जो जावा माइक्रो सर्विसेज के इंटरव्यू वगैरह में भी काम आ जाएगा। और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।